जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम नेपाल देश के राजधानी यानी कि काठमांडू का भव्य महादेव का मंदिर यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको काठमांडू कैसे पहुंचना है। काठमांडू जाने के लिए हमको भारत से नेपाल देश में प्रवेश करना पड़ता है, तो हमको करेंसी चेंज कैसे करना पड़ेगा, कहाँ करेंसी चेंज होगी और इसका मूल्य कितना होता है, काठमांडू में क्या हमारा भारतीय एटीएम वहां काम करेगा या नहीं करेगा, काठमांडू पशुपतिनाथ का हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको नेपाल आखिर जाना कब चाहिए, काठमांडू में हमको कहाँ स्टे करना चाहिए और हमको वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, काठमांडू में कौन सी भाषा चलती है, काठमांडू में हमको कौन कौन से स्थान में विजिट करना चाहिए और साथ ही साथ हमको इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। और अंत में ये जानेंगे कि पशुपतिनाथ काठमांडू दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए काफी सहूलियत भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको मैं एक बजट परफेक्ट आइटनरी आपको बताऊंगा। तो बिना विलंब के दोस्तों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको काठमांडू कैसे पहुंचना है। दोस्तों, काठमांडू जाने के लिए आपके पास 3 बड़े मेजर ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो 2 मार्ग को पसंद करते हैं। सबसे पहले मार्ग की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका गोरखपुर से होते हुए आपको नेपाल जाना। दूसरे मार्ग की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बिहार के रक्सौल से नेपाल प्रवेश करना। और तीसरे अगर मैं मार्ग की बात करूं वो है आपका उत्तराखंड के वनवासा से नेपाल प्रवेश करना। एक और मार्ग है दोस्तों जो कि आपका सिक्किम से भी नेपाल जाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी डिस्टेंस ज्यादा पड़ जाती है। तो फिलहाल हम अभी के लिए 3 मार्ग मानते हैं, यानी यूपी, बिहार और लास्ट में जो मैंने बताया उत्तराखंड के वनवासा से। तो दोस्तों, ये 3 मार्ग में जो सबसे उचित मार्ग है वो मेरे ख्याल से है रक्सौल, क्योंकि रक्सौल से अगर आप काठमांडू जाते हैं यानी कि पशुपतिनाथ दर्शन करने जाते हैं तो आपको जो रोड डिस्टेंस है वो बहुत कम पड़ेगा, जिससे आपको बस की सफर या फिर आपको टैक्सी की सफर कम होगी। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को हालांकि गोरखपुर के रूट का भी बताऊंगा और आपको मैं बिहार वाले रक्सौल वाले रूट को भी, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली आपको बताता चलूंगा। उत्तराखंड की जो वनवासा से जो रास्ता गया हुआ है नेपाल के लिए, उससे जो टूरिस्ट है वो बहुत ही कम संख्या में जाते हैं और थोड़ा सा वो सफर दुर्लभ भी है। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हमको नेपाल काठमांडू कैसे पहुंचना है और क्या क्या चीजों को हमको जानना जरूरी है। सबसे पहली जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो हम बिहार के रक्सौल वाले मार्ग से बात कर रहे हैं काठमांडू जाने के लिए। तो दोस्तों, आपको बड़े बड़े शहरों से रक्सौल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको रक्सौल के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप किसी बड़े शहर से टुकड़े में आप ट्रेन बदल कर आप रक्सौल पहुंच सकते हैं। रक्सौल रेलवे स्टेशन से दोस्तों आपको बाहर आना है, वहां से आपको मिलेंगे ऑटो या फिर आपको मिलेंगे रिक्शा, वहां से आपको जाना है बीरगंज। दोस्तों, बीरगंज नेपाल के अंदर आता है, यानी कि आपको इंडिया बॉर्डर पार करके नेपाल में प्रवेश करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी आपको जो बॉर्डर पार करना है बीरगंज जाने के लिए, तो उस समय आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करने की आवश्यकता है। चलिए लगे हाथ इसकी भी बात कर लेते हैं कि आपके पास जो मुद्रा है यानी कि जो इंडियन करेंसी रुपया है, इसको आके हमको नेपाली रुपया में कैसे बदलना पड़ेगा और इसका क्या चार्ज होता है। दोस्तों, रक्सौल बॉर्डर पे ही आपका वहां पे करेंसी चेंज होता है। 1 रुपया जो हमारा भारतीय रुपया है वो आपका 1.64 रुपीज नेपाली रुपीज में होता है, या फिर अगर दूसरे भाषा में ये कहना चाहिए कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो 164 रुपए आपका नेपाली रुपया बन जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास जितनी भी करेंसी आप नेपाली रुपया करेंसी ले लीजिए, क्योंकि नेपाल में आपके वो सारे जगह आपकी नेपाली करेंसी ही चलेगी, तो आप बॉर्डर पे चेंज कर सकते हैं। इसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता और वापस जब आप अपने शहर के लिए आएंगे यानी कि जब रिटर्न होंगे तो फिर से आपका यही बॉर्डर पे आपको इंडियन करेंसी दे दिया जाएगा और नेपाली करेंसी वो रख लेंगे जहां पे भी आप अपना करेंसी चेंज कराएंगे। तो दोस्तों, वहां से आपको जाना है बीरगंज। अब यहाँ पे बीरगंज क्यों जाना है इसकी बात करते हैं। दोस्तों, बीरगंज से ही आपको काठमांडू के लिए डायरेक्ट टैक्सी, कैब या फिर आपको बस मिलेगी। अब यहाँ से बीरगंज से जो नेपाल काठमांडू की जो दूरी है वो आपकी 135 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और ये 135 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं अगर आप बस से जाते हैं। वही अगर आप टैक्सी करते हैं यानी कि अगर आप शेयरिंग टैक्सी करते हैं या फिर अगर आप कोई पर्सनल कार या कैब बुक करके जाना चाहते हैं तो हार्डली आपको 3.5 घंटे में आप काठमांडू पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसी के साथ साथ फेयर की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो जो बस वाला आपका जो चार्ज लेगा वो आपका एक व्यक्ति का 600 रुपए लेगा और आपको काठमांडू ड्रॉप कर देगा। वही अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं या फिर अगर आप कोई कैब बुक करके जाते हैं तो फिर आपका जो टैक्सी वाला है वो 3500 से 4000 रुपए लेगा पूरे टैक्सी को बुक करने के लिए। तो अगर आप 4-5 मेंबर है या फिर फैमिली है तो आप टैक्सी बुक करके या कोई एक कार लेकर भी आप वहां तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप काठमांडू पहुंच जाएंगे पहले मार्ग से यानी कि रक्सौल वाले मार्ग से। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले मार्ग से आपको कैसे पहुंचना है।
तो दोस्तों गोरखपुर से वो लोग जाएंगे जो कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू, दिल्ली इन सब जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो आप गोरखपुर होके जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली से आपको डायरेक्ट काठमांडू के लिए बस चलती है, लेकिन मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू जाइए, क्योंकि वहां होती है सेमी स्लीपर बस और दिल्ली से काठमांडू की जो दूरी है वो आपकी 32 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि 32 घंटा आपको बस में बैठे बैठे आपकी क्या हालत हो जाएगी, और काठमांडू में जाके आपको हो सकता है 2 दिन तो बिस्तर ही लेना पड़े। तो बेहतर ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप ट्रेन मार्ग चुनिए, उसके बाद आप रोड सफर कम से कम तय कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले मार्ग से कैसे पहुंचना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने शहर से आना है गोरखपुर, या फिर अगर आपके शहर से डायरेक्ट आपके लिए नौतनवा के लिए ट्रेन है तो फिर वेल एंड गुड, क्योंकि नौतनवा से ही हमको अपनी रोड जर्नी शुरू करनी है। तो दोस्तों आप नौतनवा तक आ जाइए, और अगर नौतनवा तक नहीं है तो गोरखपुर आ जाइए। गोरखपुर से आपको बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी नौतनवा के लिए। दोस्तों आपको नौतनवा रेलवे स्टेशन से बाहर आना है, वहां से ऑटो टैक्सी पकड़ना है और आपको इंडिया नेपाल बॉर्डर जाना है, जिसका नाम है सोनौली। दोस्तों आप ऑटो वाला आपका 80 रुपए लेगा एक ऑटो का बुक करने का, और आपको सोनौली बॉर्डर पर ड्रॉप कर देगा। अब इसी सोनौली बॉर्डर पे आपको यहाँ पे करेंसी चेंज होगा, जो कि मैंने आपको बताया क्या प्रोसीजर है। तो आप सोनौली बॉर्डर में आप अपनी करेंसी चेंज कराइए, और सोनौली बॉर्डर पार करते ही आपका एक जगह पड़ेगा जिसको कहा जाता है भैरहवा, जिसको आज के डेट पे सिद्धार्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सिद्धार्थ नगर या फिर भैरहवा से आपको मिलेगी बस डायरेक्ट काठमांडू के लिए। अब ये जो भैरहवा है दोस्तों ये नेपाल देश में पड़ता है, तो यहाँ से आप अपनी बस लीजिए और यहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करिए आप काठमांडू पशुपतिनाथ के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। जो भैरहवा से लेके या फिर सिद्धार्थ नगर से लेके आपके काठमांडू की जो दूरी है वो आपकी लगभग 265 किलोमीटर पड़ जाती है, और ये 265 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको 8 से 9 घंटे का बस का सफर हो जाता है। वही अगर आप टैक्सी या फिर प्राइवेट व्हीकल्स करना चाहते हैं तो वो भी आप करके काठमांडू पहुंच सकते हैं। रेट की बात करते हैं यहाँ पे, जो बस का किराया है सेमी स्लीपर बस एसी बस में लेते हैं तो आपका 2500 रुपए एक व्यक्ति का किराया पड़ेगा। वही अगर आप नॉन एसी बस लेते हैं तो आपका 1100 रुपए एक व्यक्ति का होता है, और आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। वही अगर आपकी फैमिली है या फिर अगर आप टैक्सी कैब बुक करके जाना चाहते हैं, एक पर्सनल गाड़ी बुक करके जाना चाहते हैं, तो गाड़ी वाला आपका 6000 से 7000 रुपए लेगा और आपको काठमांडू ड्रॉप कर देगा, जो कि 8 से 9 घंटे का ये बाई रोड डिस्टेंस है। और दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको विभिन्न शहरों से आपको काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, चाहे आप दिल्ली से आइए, कोच्चि से आइए, हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, हर जगह से आपको फ्लाइट अवेलेबल हो जाएगी डायरेक्ट काठमांडू के लिए। तो अगर आप फ्लाइट का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से भी काठमांडू पहुंच सकते हैं। 5000 से 6000 रुपए आपका एक वे का ये फेयर होता है। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको काठमांडू कौन कौन से मार्ग से पहुंचना है और किन किन साधनों के द्वारा हमको काठमांडू पहुंचना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने काठमांडू पहुंच चुके हैं और हमको काठमांडू में बेसिकली कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, और आखिर हमको नेपाल पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आना कब चाहिए। तो दोस्तों काठमांडू आने के लिए जो सबसे उचित समय है वो है आपका अक्टूबर से लेके मई जून का। थोड़ा सा मानसून को अवॉइड करिए क्योंकि मौसम वहाँ पे अच्छा नहीं होता है, थोड़ा ठंड प्रांत भी है, तो बारिश के समय पे आपको घूमने में वो आनंद नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि आप विंटर में यानी कि अक्टूबर से लेके आप गर्मी तक के सीजन में आप कभी भी काठमांडू पशुपतिनाथ जा सकते हैं और आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि आपको काठमांडू कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 तरह की बात करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आप सिर्फ पशुपतिनाथ के दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है काठमांडू, यानी कि 2 दिन में आपको काठमांडू में स्टे करना है और आने जाने का जो भी आपका समय लग रहा है वो अलग। वही अगर आप काठमांडू के साथ साथ पोखरा भी घूमना चाहते हैं, नागरकोट भी घूमना चाहते हैं, यानी कि सारे दर्शनीय स्थल को देखना चाहते हैं, तो फिर आपको लगभग 5 दिन का ट्रिप डेफिनेटली बनाना पड़ेगा काठमांडू में। तो आप देख लीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप पूरा काठमांडू घूमना चाहते हैं या फिर सिर्फ आप पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम काठमांडू पहुंच चुके हैं और अब हमको स्टे कहां करना है और इसके साथ ही साथ हमारा यहाँ पे होटल के खर्चे क्या होंगे। दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर यानी कि जो काठमांडू में स्थित है, तो पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास वहाँ पे एक बाजार है जिसका नाम है थैमिल बाजार। दोस्तों थैमिल बाजार के आसपास आपको बहुत सारे धर्मशालाएं देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको प्राइवेट होटल्स भी देखने को मिलेंगे। धर्मशाला की अगर मैं बात करूं जो कि आप फैमिली के साथ भी रुक सकते हैं, वो आपका 300, 400 इस तरीके से कॉस्ट में आपको बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आप प्राइवेट होटल्स में रुकना चाहते हैं तो आपका 600, 700, 800 और 1000 रुपए तक के होटल्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि हमको वहाँ पे भोजन करने की क्या व्यवस्था है, क्या वहाँ पे हमको किसी तरीके की कोई समस्या होगी। तो दोस्तों आपको शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों ही वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप जो भी व्यंजन ग्रहण करना चाहते हैं वहाँ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि भले आप मांसाहारी खाते हो लेकिन शाकाहारी भोजन का सेवन करिए और हर हर महादेव कहते हुए आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन करिए। चलिए दोस्तों अब हम प्रस्थान करते हैं अपने महादेव के दर्शन करने के लिए, यानी कि पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों
एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि नेपाल में किसी भी तरीके की कोई भाषा संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है, इसीलिए आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं तो वहाँ के लोग भली भांति इंग्लिश भी समझ जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए कैश पकड़ के नहीं जा रहे हैं और वहाँ के एटीएम प्रयोग करना चाहते हैं तो एटीएम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड रहेगा, वहाँ से आराम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, पर ट्रांजेक्शन आपको 175 रुपीज चार्ज कटेगा, चाहे आप जितने बार भी पैसा निकालें। दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश करते साथ ही आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल, कैमरा, बैग, ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। तो आप बाहर ही वहाँ पे काउंटर बने हैं या फिर वहाँ पे जो भी शॉप्स हैं वहाँ आप मोबाइल कैमरे रख दीजिए और आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करिए। हर हर महादेव का नाम लेते हुए पशुपतिनाथ जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आइए। और भी वहाँ पे अनेक छोटे छोटे शिव जी के मंदिर हैं, वहाँ भी दर्शन कीजिए। हर एक मंदिर में आप घूमिए, वहाँ के मंदिर प्रांगण में कुछ समय व्यतीत कीजिए और पूरे पशुपतिनाथ मंदिर को घूमते हुए आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान होगा। तो इन सारी चीजों का आप अनुभव जरूर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको पशुपतिनाथ दर्शन करने के बाद अगर आप और भी चीजें घूमना चाहते हैं तो लोकल साइट सीइंग में आपको क्या क्या चीजें घूमनी पड़ेगी उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर से ही आपको जहां बाजार था, यानी कि जो मैंने थैमिल बाजार बताया था, थैमिल बाजार के आसपास आपको बहुत सारे शेयरिंग टैक्सी वाले मिलेंगे। तो या तो आप वहां से टैक्सी करके लोकल साइट सीइंग घूम सकते हैं। उनका जो चार्ज होता है वो 1800 रुपए 2000 रुपए चार्ज होता है और वो पूरे दिन आपको घुमाकर वापस आपको उसी पशुपतिनाथ मंदिर या फिर आप जहां भी धर्मशाला लिए वहां पर आपको लाकर ड्रॉप कर देगा। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से जगह पर विजिट करना है और क्या क्या जगह के नाम हैं। सबसे पहला है दोस्तों वहां पे आपका स्वयंभूनाथ मंदिर है। दोस्तों यहाँ भी एक महादेव का मंदिर है, तो यहाँ भी आप जाके दर्शन कीजिए। दूसरा आपका है दरबार स्क्वायर, वहां भी आप जाके कुछ समय व्यतीत कीजिए, यहाँ भी घूमिए। इसी के साथ ही साथ वहां पे आप पशुपतिनाथ में घूम सकते हैं दक्षिण काली टेम्पल, जो कि काली माता का मंदिर है, यहाँ भी आप प्रवेश करिए और दर्शन कीजिए। व्हाइट मोनेस्ट्री है, यहाँ भी आप जाइए, यहाँ के लुक, यहाँ के वास्तुकला को आप देखिए, काफी अच्छा आपको यहाँ का भी दृश्य नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक गार्डन है जिसको कहा जाता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, यहाँ भी आप प्रवेश करके कुछ समय व्यापन कर सकते हैं। एक है यहाँ पे आपका हनुमान जी का मंदिर जिसको हनुमान ढोका भी कहा जाता है, तो यहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं बजरंगबली के। और अंतिम यहाँ पे साइट सीइंग है आपका रतन पार्क, तो आप रतन पार्क में भी जाके कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप घूमकर वापस अपने होटल पे आके स्टे करिए। दोस्तों ये था आपके पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल। बात करते हैं कि अगर आप पोखरा जाना चाहते हैं या फिर अगर आप सारनकोट, नागरकोट प्रवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का स्टे बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि इसका जाने का चार्ज क्या होता है और साथ ही साथ हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों पोखरा जाने के लिए आप टैक्सी के द्वारा पोखरा पहुंच सकते हैं पर्सनली बुक करके, या फिर अगर मैं कहूं तो यहाँ से आपकी सुबह 7 बजे एक टूरिस्ट बस जाती है जो कि आप पोखरा जाकर सारी जगहों को घूम सकते हैं। और पोखरा में आपको स्टे करना ही पड़ेगा क्योंकि पोखरा काफी बड़ा है, तो आपको 2 दिन तो कम से कम उसमें घूमने में ही लगेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप पर्सनल टैक्सी से जाते हैं तो आपका 2500 रुपए लगभग लेगा और आपको पोखरा ड्रॉप कर देगा और आप पोखरा पहुंचकर 2 दिन स्टे करिए और वहाँ के दर्शनीय स्थल को घूमिए और भी बहुत छोटे छोटे साइट सीइंग है। बात करते हैं कि वहाँ पे हमको क्या क्या चीजें घूमनी है, उसका भी आपको मैं नाम यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों पोखरा में आपको सबसे पहले देखना है डेविस फॉल। दोस्तों वहाँ पे वाटरफॉल है तो जिसका नाम डेविस वाटरफॉल है, तो यहाँ भी आप जाइए, कुछ समय व्यतीत कीजिए, यहाँ का दृश्य उठाइए, सेल्फी लीजिए, फोटोग्राफी कीजिए और प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ जो कि है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। दोस्तों यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए। और आपका यहाँ पे एक अगला स्थान है वर्ल्ड पीस पगोड़ा। तो दोस्तों वर्ल्ड पीस पगोड़ा में भी आप जाइए, कुछ समय यहाँ भी स्पेंड करके आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान पे जो कि है आपका फेवा लेक। दोस्तों फेवा लेक यहाँ पे एक बहुत बड़ा झील है जो कि आपको यहाँ पे एक अलग ही अनुभव प्रदान होगा, एक अलग ही अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। तो फेवा लेक में भी आप कुछ समय व्यापन करके सारंगकोट की तरफ प्रस्थान कीजिए। दोस्तों सारंगकोट में भी आपको एक से एक चीजें देखने को मिलेगी, नेपाल के वादियों, नेपाल की हरियाली और वहाँ का कल्चर कैसा है, इन सारी चीज के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और साथ ही अगला स्थान है आपका भीमसेन टेम्पल, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं बोटिंग करना तो आप पोखरा में बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग के भी आपको ऑप्शन पोखरा में मिल जाते हैं। तो आपको इस तरीके से 2 दिन का स्टे बनाकर पोखरा में ये सारे साइट सीइंग को आपको कवर करना है। चलिए दोस्तों ये बातें थी कि हमको कहाँ दर्शन करना है और कैसे कैसे हमको यहाँ पे विजिट करना है। अब बात करते हैं अंतिम, यानी कि हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं फेयर को 2 भाग में कैटेगराइज करता हूँ। पहला भाग ये कि सिर्फ आप पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और वापस अपने कंट्री यानी कि इंडिया आना चाहते हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं और अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं
तो हार्डली आपका 7,000 से 8,000 रुपए एक व्यक्ति का लग जाएगा इस 2 दिन की यात्रा में। दोस्तों यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने केवल और केवल आपके जो होटल के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं और आपके जो भी भोजन करेंगे उसके खर्चे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति का आपका लगभग 7,000 से 8,000 रुपए लगेगा अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो। और दूसरे श्रेणी की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर आप पोखरा भी घूमना चाहते हैं तो आपका एक व्यक्ति का जो कुल खर्चा है वो लगभग आपका 15,000 रुपए लग जाएगा, क्योंकि पोखरा अगर आप विजिट करते हैं तो डेफिनेटली आपका 5 से 6 दिन का ये आइटनरी तैयार होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो खर्चा है एक व्यक्ति का वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा और आप पूरे नेपाल को आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों ये अमाउंट मैं मैक्सिमम ही बता रहा हूँ, इसके अंदर ही आपका बजट हो जाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम कॉस्ट की बात करूँ, एक एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूँ, दैट इज अवर 15,000 पर हेड आपका पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका नेपाल के पशुपतिनाथ का दर्शन करने का एक परफेक्ट प्लानिंग। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट करके जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको मैं वहां पे रिस्पॉन्स दूंगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो।